व्यावहारिकता की कीमत, तालिबान से भारत को क्या हासिल और क्या नुकसान होगा। नई दिल्ली को अफगान शासकों को नैतिक मूल्यों के प्रति लगातार प्रेरित करना होगा। लेखक गिरीश लिंगन्ना। कुछ साल पहले तक अकल्पनीय लगने वाले एक कदम के तहत तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठकें और उसके बाद आगरा और देवबंद में इस्लामी मदरसों का दौरा तालिबान शासन के साथ भारत की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली काबुल में पूर्ण विकसित दूतावास स्थापित करने पर सहमत हो गई है। यह भारत तालिबान संबंधों में एक बड़ा बदलाव है। यह यात्रा बदलती क्षेत्रीय गतिशीलता और भारत की अपनी सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं से प्रेरित एक व्यावहारिक पुनर्संतुलन का संकेत देती है। फिर भी यह दृष्टिकोण कांटेदार सवालों के साथ आता है कि भारत महिलाओं के दमनकारी व्यवहार और प्रतिगामी नीतियों के लिए कुख्यात शासन के साथ कैसे सामंजस्य बिठाता है। आमिर खान मुत्ताकी कौन है, यह समझने से भारत को वर्तमान में चल रहे जटिल जाल को समझने में भी मदद मिलती है। 1970 में हेलमंद प्रांत में जन्मे मुत्ताकी की जीवन कहानी कई तालिबान नेताओं की कहानी को प्रतिबिंबित करती है, जो अफगानिस्तान के दशकों के संघर्ष के दौरान बड़े हुए। केवल 9 साल की उम्र में वह सोवियत आक्रमण के बाद पाकिस्तान भाग गए, शरणार्थी स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त की और साथ ही कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गए। जब 1994 में तालिबान आंदोलन उभरा और उसने झगड़ते सरदारों से कंधार पर तेजी से कब्जा कर लिया, तो मुत्ताकी उनके रैंक में शामिल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 2019 की वार्ता में उनकी भागीदारी और उसके बाद तालिबान के 2021 में सत्ता में वापसी के बाद कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति आंदोलन के भीतर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। तालिबान के साथ भारत का इतिहास शुरू से ही तनावपूर्ण रहा है। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 814 के कंधार अपहरण ने तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को तालिबान के विदेश मंत्री वकील अहमद मुत्तवकील के साथ कठिन वार्ता करने के लिए मजबूर किया था। 2000 की एक महत्वपूर्ण मुलाकात, जिसका विवरण अविनाश पालीवाल की भारत की अफगानिस्तान नीति पर लिखी गई पुस्तक में दर्ज है, भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। जब तालिबान के प्रतिनिधि मुल्ला अब्दुल सलीम ज़ीफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में भारत के राजदूत विजय के नाम्बियार से मुलाकात की, तो मैत्रीपूर्ण माहौल से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। नाम्बियार ने निष्कर्ष निकाला कि भारत और तालिबान के बीच वास्तविक समझ असंभव बनी हुई है, क्योंकि आंदोलन पर पाकिस्तान का प्रभाव सार्थक जुड़ाव के लिए एक दुर्गम बाधा पैदा कर रहा है। अगस्त 2021 में तालिबान की काबुल वापसी के बाद से भारत ने अधिकारियों द्वारा बताए गए सतर्क जुड़ाव को जारी रखा है। आखिरी अमेरिकी सैनिकों के जाने के कुछ ही घंटों बाद कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात की। दिलचस्प बात यह है कि स्टेनकजई ने 1980 के दशक में एक द्विपक्षीय रक्षा कार्यक्रम के तहत देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। तालिबान के अनुरोध पर हुई यह बैठक स्टेनकजई द्वारा सार्वजनिक रूप से भारत के क्षेत्रीय महत्व पर जोर देने और भारत के साथ अफगानिस्तान के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करने के बाद हुई। इन कूटनीतिक पहलों के बावजूद भारत ने तालिबान के शासन पर चिंता व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया है। जब तालिबान ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से रहित मंत्रिमंडल की घोषणा की, तो भारत ने एक समावेशी सरकार का आह्वान किया। सितंबर 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता संभालने वालों के रूप में मान्यता दी, एक सावधानीपूर्वक शब्दों में व्यक्त की गई स्वीकृति जो औपचारिक मान्यता से कम थी। भारत की रणनीति तालिबान शासन और अफगान लोगों के बीच अंतर करने पर केंद्रित रही है, जहां मानवीय प्रयासों को आम अफगानों पर केंद्रित किया गया है, जबकि उनके शासकों के साथ सीमित आधिकारिक संपर्क बनाए रखा गया है। यह दृष्टिकोण दिसंबर 2021 में तब सामने आया जब भारत ने अफगानिस्तान को आवश्यक दवाएं भेजीं और उसके बाद जून 2022 में मानवीय परियोजनाओं की देखरेख और दूतावास के संचालन को बनाए रखने के लिए काबुल में एक तकनीकी दल तैनात किया। यह संबंध उतार चढ़ाव के बीच आगे बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जब तालिबान ने विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत ने चिंता व्यक्त की।
भारत स्थित अफगान दूतावास ने भारत सरकार से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए 2023 के अंत में अपने बंद होने की घोषणा की। फिर भी जनवरी 2025 में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा मुत्तकी से मुलाकात और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान द्वारा सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताए जाने के बाद मई 2025 में विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा उनसे फोन पर बात करने के साथ बातचीत जारी रही। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, अभी बातचीत क्यों और इतना सार्वजनिक रूप से क्यों? इसका उत्तर नाटकीय रूप से बदले हुए क्षेत्रीय परिदृश्य में निहित है। पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का हिस्सा था, का प्राथमिक समर्थक एक विरोधी बन गया है। ईरान अपनी चुनौतियों और घटते प्रभाव का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन में अपने युद्ध में व्यस्त है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने तालिबान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने, राजदूतों का आदान प्रदान करने और अफगानिस्तान के भविष्य में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। भारत मानता है कि अब पीछे हटने से उसके सुरक्षा हितों के लिए उस महत्वपूर्ण देश में वर्षों के निवेश और प्रभाव को खोने का जोखिम है। भारत का समर्थन पर्याप्त और स्पष्ट रहा है। देश ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, सैकड़ों टन दवाइयां और भूकंप राहत सामग्री, कीटनाशक, 10 करोड़ से ज्यादा पोलियो वैक्सीन की खुराकें, कोविड वैक्सीन और नशा मुक्ति कार्यक्रमों के लिए स्वच्छता किट भेजी है। दोनों देशों ने खेल सहयोग, विशेष रूप से क्रिकेट में, पर चर्चा की है, जो अफगान युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। वे व्यापार को सुगम बनाने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने पर भी सहमत हुए हैं, जबकि भारत ने सभी 34 अफगान प्रांतों में विकास परियोजनाओं को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत अब व्यावहारिक जुड़ाव और तालिबान द्वारा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार के सैद्धांतिक विरोध के बीच एक कठिन राह पर चल रहा है। वैश्विक संदर्भ ने दिल्ली को मजबूर किया है, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी जोखिम भरा है। प्रत्येक बैठक, प्रत्येक मानवीय शिपमेंट, प्रत्येक क्रिकेट मैच पर चर्चा को शासन के निरंतर उत्पीड़न के परिप्रेक्ष्य में तौला जाना चाहिए। क्या भारत अपने मूल्यों का त्याग किए बिना अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाते हुए इस नाजुक संतुलन को बनाए रख सकता है? यह न केवल अफगानिस्तान के साथ उसके संबंधों को बल्कि तेजी से बदलते क्षेत्र में उसकी व्यापक भूमिका को भी परिभाषित करेगा।